Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of August 2021, Monday. Inspiration of the day is procrastination is the enemy of success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. India must negotiate well on free trade pacts export. रिसेंटली इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो एग्रीमेंट ऑफ द टेबल हो गया है एज़ पर द मिनिस्ट्री. उसी के बाद से एक्सपर्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, दे आर एक्चुअली कमिंग अप विद देयर डिफरेंट ओपिनियंस इन ऑर्डर टू materialize the all ongoing negotiations on FTA with different partnering countries. तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज के पेज नंबर 4 पे इस न्यूज़ को कवर किया है जिसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन को डिस्कस किया गया है बेसिकली. तो अब इस समय इंडिया की जो पॉलिसी है दैट इज़ टू रिवैम्प इट्स स्ट्रैटेजी ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स. इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए. बट एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिवैम्पिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है. बट जितने भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कंटेंशियस इश्यूज इन्वॉल्व हैं. कुछ इंडिया के रिजर्वेशंस हैं, कुछ अदर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ के रिजर्वेशन हैं. तो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि इन कंटेंशियस इश्यूज़ को रिजॉल्व करना ट्रिकी होगा इंडिया के लिए. While negotiating the trade deal with European Union, Canada, Gulf Cooperation Council nations, Israel are actually on, but Delhi is eyeing on the early harvest deal which countries such as Australia and UK is negotiating. अभी तो इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड पैक्ट को साइन करने के लिए नेगोशिएट कर रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, कनाडा भी है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी है, इजराइल भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है. बट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अभी कंट्री का जो फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो फ्री ट्रेड पैक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा होगा, बिकॉज दीज पैक्ट्स विल जनरेट प्रॉफिट अर्लियर दैन अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. हालांकि बहुत सारे निटी ग्रिटी इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं इन सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में और एक्सपर्ट का ये कहना है कि इनको रिजॉल्व करना ट्रिकी होगा. जैसे कि रिडक्शन इन टैरिफ इज़ इक्वली क्रूशल, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है एज़ पर द करंट सिचुएशन. पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए टैरिफ का रिडक्शन बहुत ज़रूरी है. अदर कंट्रीज़ भी एक्सेस मांगेंगे आपकी मार्केट का, और इस समय जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका जो फोकस है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, आत्मनिर्भर मिशन को लेकर के, उसको देखते हुए एक्सपर्ट का ये कहना है कि टैरिफ में रिडक्शन इज़ इक्वली क्रूशल वाइल वर्किंग टूवर्ड्स एनी डील. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इस समय टैरिफ रिडक्शन is one of the very big challenge because of the policy, because of the mission that government of India or country India is pursuing. If we need trade agreements to be deeper and really beneficial for our industry, we need to be well prepared on what we want from our trading partners and what we are willing to give in return. और एक बहुत ही फेमस डील थी, अगर आपको पता हो, RECP, जिससे इंडिया वॉकआउट कर गया था अपने कुछ रिजर्वेशंस को लेकर के. एग्रीकल्चर सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रिजर्वेशन को लेकर के इंडिया वॉकआउट कर गया. तो आज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे, व्हाई इंडिया हैज़ एक्चुअली वर्कड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील और दिस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर इंडिया इसको साइन करता तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होता, क्योंकि वैसे भी इंडिया इन सारे ट्रेडिंग पार्टनर से ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है. और जो इंडिया ने रीज़न साइट किया है कि ट्रेड डेफिसिट का रीज़न इस कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को लेकर के, तो इंडिया ऑलरेडी उन कमोडिटीज़ के ट्रेड में डेफिसिट की कंडीशन में ही है. तो कुछ एक्सपर्ट का इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था और कुछ एक्सपर्ट का डिफरेंट का भी डिस्कस करेंगे RECP के बारे में डिटेल से. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि अनलेस वी कैन गिव मोर देन व्हाट वी हैड गिवन इन द पास्ट, वी कैन नॉट साइन द डील. तो इंडिया रेडी रहे ज़्यादा गिव करने के लिए, ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि जो अभी तक हम देते हुए आए हैं उस पर अब नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा एज पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स. If a trade agreement is to move forward, New Delhi should not restart discussion in the area where consensus has
ऑलरेडी बीन रीच। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कंटेंशियस इश्यूज़ है वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, और इंडिया इस बात के लिए भी रेडी रहे कि इस पैंडमिक के सिचुएशन में इंडिया को हो सकता है कि ज़्यादा देना पड़े इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस FTAs। अगर पिछला देखें तो इफ़ इंडिया एंड EU रीच्ड एन एग्रीमेंट on over 70% tariff lines in 2013, it would be better not to touch them। तो एक्सपर्ट है कहना कि अगर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पर ऑलरेडी नेगोशिएशन हो चुका है कुछ प्रीवियस डील्स में, उन इश्यूज़ को दोबारा से रीनेगोशिएट ना किया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ नए जो डिफरेंसेस अराइज हुए हैं, कुछ नए इश्यूज़ अराइज हुए हैं, उन पर डिस्कशन करके जल्दी से जो भी FTA हैं, जो भी पैक्ट हैं, जो पेंडिंग है कई टाइम से, उनको पास कर लें, उनको साइन कर लें। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम FTAs है उनका भी वही फेट होगा जो इंडिया US के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हुआ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थी। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था तो ये सोचा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि इस बार इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर लेगा USA, बट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टन रिजर्वेशन। तो उसी को लेकर के एक्सपर्ट का इस बार का ओपिनियन है कि जो ऑलरेडी इंकिंग ट्रेड डील्स चल रही हैं UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, EU, GCC नेशन, इजराइल, उसको पॉजिटिव मोमेंटम पे ख़त्म करना चाहिए और जल्दी ही नेगोशिएशन फिनिश करके डील्स को साइन कर लेना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पिछले कुछ टाइम से जो ऑस्ट्रेलिया और EU के साथ जो डील हमारी होने वाली है इंडियन गवर्नमेंट की, फ्री ट्रेड पैक्ट होने वाला है, वो कई टाइम से पेंडिंग चल रहा है और US वाला तो एकदम आज ऑफ द टेबल ही हो गया है। तो इसी को साइड करते हुए एक्सपर्ट का ये कहना है कि डील्स को स्पेसिफिक कंसिडरेशन दे, जैसे कि UK की डील रिसेंटली UK यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट कर गया है, जिसको हम ब्रेक्जिट भी बोलते हैं। ब्रेक्जिट के बाद इंडिया के साथ UK का ये एक सेपरेट FTA होने वाला है और फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देयर शुड बी प्रिपरेटरी वर्क। वाई? बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड UK आफ्टर ब्रेक्जिट, एंड इंडियाज एम्फेसिस ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड डील्स कम्स आफ्टर इट्स डिसीजन टू वॉक अवे फ्रॉम चाइना बैक्ड ट्रेड ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या इंडिया को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो आज के कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसी पर्टिकुलर डील के बारे में बताएंगे। इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं दैट वॉट एवर द कंटेंशियस इशूज आर देयर इंडिया शुड रिजॉल्व, एंड दिस इज़ द ट्रेड बैलेंस फ्रॉम इंडिया विद रिस्पेक्टिव कंट्रीज। UAE के साथ क्या इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, UK के साथ कितना है, बांग्लादेश के साथ कितना है, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ एंड EU के साथ। दीज कंट्रीज आर आवर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर एंड एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिस इज द ट्रेड बैलेंस। डेफिनेटली डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा अगर देखें तो 2.02% का ट्रेड बैलेंस था कब, फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि रिड्यूस होकर के -2.33 हो गया। इसी तरह अगर आप इन 2 ईयर्स को कंपेयर करें तो मैक्सिमम सिर्फ कुछ कंट्रीज़ नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज़ के केस में हमें ये दिखेगा कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो निगेटिव हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन। सो साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर कंट्री इंडिया दैट ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ गिविंग फोकस ऑन इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। IBA मूव्स RBI फॉर लाइसेंस टू सेटअप ₹6,000 करोड़ NARCL। क्या न्यूज़ है? IBA को हम इंडियन बैंक एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज़ मूव्ड एन एप्लीकेशन। किस लिए एप्लीकेशन मूव किया है? फॉर गेटिंग द लाइसेंस। किस चीज़ का लाइसेंस? फॉर सेटिंग द नेशनल Asset Reconstruction Company NARCL और द बैड बैंक। और इसका अनाउंसमेंट पहले ही बजट में किया जा चुका है। तो फाइनली NARCL को इस्टेब्लिश करने के लिए, लाइसेंस को लेने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन RBI में मूव कर गया है। 6,000 करोड़ की ये असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होगी जिसमें कई सारे जो बैंक्स हैं उनका शेयर होगा। NARCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड लास्ट मंथ इन द मुंबई फॉलोइंग द रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज।
एंड इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़, हमने डिस्कस भी कई बार किया है कि कंपनी ने इनिशियल कैपिटल भी मोबिलाइज कर लिया था, टॉप मैनेजमेंट जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उनके रिक्रूटमेंट भी कर लिए थे, और जो अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी उनको भी कंप्लीट कर लिया था रिसेंट टाइम में। अब ये सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद फाइनली इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज़ अप्रोच टू RBI फॉर सीकिंग द लाइसेंस। इन the RBI in 2017 raised the capital requirement of 100 crore from the earlier level to 2 crore, keeping in mind the higher amount of cash required to buy the bad loan. तो बहुत सारे बैंक जो हैं उनका शेयर है इसमें NARCL में. It means we can say that NARCL is backed by very large banks in India. और ऐसा जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग RBI ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया इन ऑर्डर टू ग्रांट द लाइसेंस फॉर सच बिजनेसेस. सोर्सेज सेड एडिंग दैट इट वुड टेक नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द रेगुलेटर. और सितंबर तक या अक्टूबर तक ये लाइसेंस मिल जाएगा. एंड लीगल कंसल्टेंट AZB एंड पार्टनर्स हैव इंगेज्ड टू सीक द वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल एंड फुलफिलिंग द अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़. प्रिलिमिनरी बोल भी एक्शन में आ चुका है और बहुत जल्द ही ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि NARCL की फंक्शनिंग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जानी चाहिए. और NARCL के फंक्शनिंग के स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे बैंक जिनके पास हाई अमाउंट का स्ट्रेस डेट है वो डेट रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वुड बी सेटअप टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेट as per our finance minister, and it will manage and dispose the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. तो NARCL के फॉर्मेशन के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बहुत सारे बैंक जिनमें NPA ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, इन सारे बैंक में NPA रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. हालांकि गवर्नमेंट ने इस बात के लिए भी या रेगुलेटर्स ने इस बात के लिए भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दिए हैं कि बैंक्स जो हैं जिनके पास NPA हैं वो ये ना समझें कि जो उनके ऑलरेडी जो स्ट्रेस असेट्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में या डिफरेंट रिजोल्यूशन प्रोसेस में IBA के प्रोसेस में जा चुके हैं उनको दोबारा से IBA में एडमिट कर दिया जाएगा. नहीं, जो ऑलरेडी IBA के प्रोसेस में या अदर प्रोसीडिंग्स में जा चुके हैं वो उन्हीं प्रोसेस से डील होंगे. जो नए या जो रिमेनिंग बचे हुए स्ट्रेस असेट्स हैं, बैड लोन हैं, उनको ही केवल NARCL में आगे फॉरवर्ड किया जाएगा. द प्रपोज NARCL वुड बी 50% ओन्ड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रिमेनिंग बाई प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स. और अभी रिसेंटली कैनरा बैंक ने एक इंटेंशन सबमिट किया है फॉर एक्वायरिंग द 12% स्टेक इन NARCL. इसी तरह जो अलग अलग बैंक्स हैं उनका अलग अलग स्टेक होगा, बट कैनरा बैंक वांट टू बी द लीड स्पॉन्सर. हालांकि इस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो सेग्रीगेशन है वो क्लियर है कि 51% जो होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होल्ड करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स होल्ड करेंगे. एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ RBI बहुत जल्द ही NARCL की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉबेबली इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. सीतारमन सेट टू लॉन्च 4-year प्लान टू मोनेटाइज असेट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वायबल नहीं हैं उनको वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ को ला रही है. अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करी है एक नई स्कीम दैट इज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP ऑन मंडे that will include the center's 4-year plan to monetize its brownfield infrastructure assets. अब आप मुझे comment section में लिखकर बताइए what is brownfield. दो terms होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं. एक होता है brownfield और दूसरा होता है greenfield. आपने इन्वेस्टमेंट के उसमें भी सुना होगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए व्हाट इज़ ब्राउन फील्ड एंड व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट. तो फिलहाल के लिए जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम आई है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NMP बोल रहे हैं, दैट इज़ फॉर ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स. एंड गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग to pipeline the asset of worth rupees 6
ट्रिलियन, तो 6 ट्रिलियन का असेट्स जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट है वो मोनेटाइज किया जाएगा इस पर्टिकुलर इस स्कीम के तहत। एंड दीज विल इंक्लूड द रेंज ऑफ असेट्स पुट ऑन द ब्लॉक फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली मोनेटाइजेशन होगा। मोनेटाइजेशन मीन्स इसको सेल किया जाएगा या डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, और वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दे विल टर्न दीज अनवायबल प्रोजेक्ट्स इनटू वायबल प्रोजेक्ट्स एंड जनरेट द रेवेन्यू। गवर्नमेंट के लिए वन टाइम फीस होगी या इंटरवल या इंटरमिटेंट फीस, या जैसा भी गवर्नमेंट मॉडल प्रपोज करेगी मोनेटाइजेशन को लेकर के उस समय उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कलेक्ट होगा। वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट वायबल हो जाएगा, रिवेन्यू जनरेटिंग हो जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। सो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है दैट विल सर्व एज अ रोड मैप for asset monetization of various brownfield infrastructure asset all across the sector। अगर हम बात करें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर इंक्लूड होंगे उसमें, तो रोड, रेलवेज, एविएशन, पावर, इन सेक्टर्स को एम्फसाइज किया गया है फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ asset। एंड द बुक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी। क्रिसिल इज अ एडवाइजरी बॉडी, तो एक बुक प्रिपेयर करी गई है। द NMP seeks to provide visibility to the investors and will also serve as a medium-term roadmap for central asset monetization drive। और इस साल के बजट में भी गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया था कि बहुत सारे जो असेट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन असेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा बाई different innovative financing options or alternative financing option for infrastructure in order to raise the revenue, in order to raise the money। and the government has developed an monetization dashboard for monitoring the real time progress of NMP। तो एक डैशबोर्ड भी गवर्नमेंट डेवलप करेगी कि मॉनिटर करने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हुई है इस पर्टिकुलर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम में, कितने असेट्स जो हैं वो उनकी लिस्टिंग हुई है, कितने असेट्स के लिए बिडिंग आ चुकी है, कितने असेट्स की बिडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन सबको मॉनिटर करने के लिए देयर विल बी अ डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। तो ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना केवल कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसके तहत 6 ट्रिलियन के जो असेट्स हैं वो मोनेटाइज होंगे। किस किस सेक्टर से, रोड, रेलवेज, एविएशन और पावर से, और इसके लिए एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया गया है। और ये पर्टिकुलर स्कीम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंप्रूव करेगा, रेवेन्यू जनरेशन करेगा, जो मनी स्टक है अनवायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उस मनी को भी या उस पैसे को या उस फंड को बाहर निकाला जाएगा, अनवायबल प्रोजेक्ट्स को वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, मनी जो होगा मार्केट में वो भी इन्हांस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा दैट विल इवेंचुअली टर्न अप इनटू डिमांड और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भी हेल्प मिलेगी। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट भी अपने जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, अगर आप इसको बहुत डीपली ऑब्जर्व करें। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। गवर्नमेंट अप्रोचेस 17 फर्म्स टू सेटल द रेट्रो टैक्स केसेस। रिसेंटली इनकम टैक्स से रेट्रो टैक्स का जो क्लॉज था उसको डिलीट कर दिया था पार्लियामेंट के थ्रू। अब गवर्नमेंट जितने भी जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केसेस चल रहे हैं, चाहे वो केन डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो किसी भी वोडाफोन है, किसी से को भी लेकर के हो, उन सब से गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लिटिगेशंस के थ्रू ना जाना पड़े, नेगोशिएशन या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो अ कपल ऑफ वीक आफ्टर इनकम टैक्स एक्ट was amended to junk the contentious retrospective taxation provision. Now government is discussing with the 17 affected companies to withdraw cases from the various judicial level and drive the benefits of legal correction। गवर्नमेंट ने 17 फर्म से डिस्कशन, क्या कह सकते हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है कि आप चाहें तो अपने केस वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट से उसको हटा दिया गया है। The government has made the first move to offer to settle the retrospective cases because it would be a fresh challenge if these companies decide not to withdraw cases pertaining to
2012 legislation on the indirect transfer of Indian assets. तो गवर्नमेंट के लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज भी कह सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट्रो टैक्स को जो क्लॉज है उसको हटा दिया है इनकम टैक्स से, तो अब गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मैक्सिमम जो फर्म्स हैं वो अपने जो केसेस हैं वो वापस ले लें। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली और बहुत ही जल्दी में इस पर्टिकुलर क्लॉज को हटाया है। और अगर फर्म्स नहीं वापस लेती हैं या नहीं हटाती हैं, अपने जितने भी केसेस हैं उनको सेटल नहीं करती हैं, तो दैट विल बी अ फ्रेश चैलेंज फॉर द government. As far as the government has collected about 8,000 crore from 3 of these 17 companies, जिसमें से केएन, वोडाफोन और WNS कैपिटल जो है उनसे मेजर चंक कलेक्ट किया गया है, विच इट हैज़ प्रपोज टू रिफंड ऑन सर्टन कंडीशंस गेटिंग फुलफिल्ड। तो गवर्नमेंट ने तीनों कंपनीज को, इन 17 कंपनीज को भी अश्योर किया है कि जो भी फंड उनसे कलेक्ट किया गया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्लॉज को लेकर के वो रिफंड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। And main conditions are that withdrawing the pending litigations, furnishing and undertaking that no claim for cost, damage, interest, etc. would be filed in future. So these are the few conditions on which government is asking these 17 firms to withdraw their litigations, their cases from different court. और इम्पॉर्टेंट अगर बात करें हम जो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केसेस दैट गवर्नमेंट इज सेटलिंग। मित्सुई के साथ $98 मिलियन, सैनोफी के साथ $770 मिलियन, जी के साथ $500, आइडिया सेलुलर के साथ $150 मिलियन। इसी तरह अदर जो कंपनीज हैं उनके साथ भी बड़ा बड़ा अमाउंट है। तो 17 ऐसे फॉर्म्स आइडेंटिफाई करी गई हैं। लेट्स सी कि फॉर्म्स क्या डिसीजन लेती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। FM समन इन्फे चीफ टुडे ओवर द बग्स इन टैक्स पोर्टल। जो रिसेंटली टैक्स पोर्टल आया था इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, जो ई फिलिंग पोर्टल डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था? इन्फोसिस ने डेवलप किया था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़, आपको पता भी होगा कि लास्ट टाइम उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, जिसकी वजह से जो इनकम टैक्स सबमिट होता है, जो इनकम टैक्स पे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इनकम टैक्स पेज को। तो उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट भी किया था इन्फोसिस को कि जो भी बग्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं, टेक्निकल एरर्स, टेक्निकल ग्लिचेस, उसको जल्दी ही रिमूव करे इन्फोसिस। So now Finance Ministry has summoned the Infosys MD and CEO Salil Parekh over the troubles in the new income tax e-filing portal. और इसी साल जो वेबसाइट थी वो लाइव हुई थी, बट हैज़ बीन मार्ड बाय ग्लिचेस सिंस इट्स लॉन्च्ड इन June 7। और 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, बट जो अभी भी जो ग्लिचेस आ रहे थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ग्लिचेस हैज़ नॉट बिन रिजॉल्व एंड दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ आस्क्ड द MD or CEO to present in front of ministry in order to explain the issue। अगर आप क्रोनोलॉजी में जाएं तो 2019 में इन्फोसिस को ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था फॉर नेक्स्ट जनरेशन IT फाइलिंग सिस्टम टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम फॉर रिटर्न एंड एक्सपेडाइट रिफंड्स। इसके बाद 2019 से 2021 तक एक ट्रायल लॉन्च हुआ था, ये हम कह सकते हैं ट्रायल रन किया गया था। इसके बाद जून 7 2021 को ये पर्टिकुलर जो ई पोर्टल है ये लॉन्च हो गया था, और इसके बाद से कई सारी ग्लिचेस आ रही हैं इस पर्टिकुलर ई फाइलिंग सिस्टम में, जिसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इश्यूज फिक्स करने को बोला था प्रायोरिटी बेसिस पर। फिलहाल के लिए अभी पोर्टल अनअवेलेबल है और कोई भी जो इश्यूज आ रहे थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, जिसको लेकर के मिनिस्ट्री ने समन किया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जाइडस कैडिला स्टार्ट वर्क ऑन वैक्सीन फॉर डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन था कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो डेल्टा वेरिएंट पर इफ़ेक्टिव नहीं है। इसको लेकर के अब जाइडस कैडिला इज़ नाउ developing a vaccine for the version of Delta variant and start that trial on children aged 3 years above। तो Zydus जो है उसने अभी रिसेंटली चिल्ड्रन पर, जो कि 12 से 18 साल की एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए वैक्सीन अप्रूवल लिया। बहुत जल्दी Zydus की जो वैक्सीन है वो चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल होगी।
इसके अलावा अब जो नए ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं जाइडस ने, दैट इज़ फॉर डेल्टा वेरिएंट एंड दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 years. और रिसेंटली जाइडस इज एक्सपेक्टिंग टू डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 million doses of Zydus COVID D to India, and that will be the first vaccine for children aged between 12 to 18 years. हालांकि इसके डिलीवरी सिस्टम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट जो है इस पर्टिकुलर वैक्सीन की वो अदर वैक्सीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी कंपनी का ये कहना है कि ये वैक्सीन कोवैक्सीन के कंपैरिजन में प्राइवेट प्लेयर्स को सस्ती पड़ेगी। अभी कोवैक्सीन जो है दैट इज़ अ कॉस्टली वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। तो ये कहना है कि जो जाइडस की जो वैक्सीन है दैट इज़ जाइकोविड, इसको जाइकोविड के नाम से ये आ रही है। तो ये वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन से सस्ती पड़ेगी प्राइवेट प्लेयर्स को। जाइकोविड विल बी डिलीवर्ड यूजिंग अ स्पेशल इंजेक्टर that use a specialized syringe or applicator. While each injector could be used thousands of times, the applicator is new for each slot. और अभी के लिए जो असेंबलिंग है जाइडस, वो जाइडस असेंबलिंग इंडिया में ही कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सिक्योरिटी क्लियरेंस डिले हिट्स टेलीकॉम गियर मेकर्स। अगर आपको याद हो तो पैंडेमिक की जो फर्स्ट वेव आई थी, उस फर्स्ट वेव में इंडिया ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगे थे? जो चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो टेलीकॉम के जो गियर्स आ रहे हैं, 4G इक्विपमेंट्स या जो गियर्स हैं टेलीकॉम के, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बहुत ज़्यादा रूल्स अप्लाई कर दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और सीधा पर्पस ये था, एक तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का कंसर्न बताया था कि जो भी चाइना से आने वाले जो भी 4G इक्विपमेंट्स हैं, जो गियर्स हैं, उसमें कुछ स्पाइंग को लेकर के, बग्स को लेकर के गवर्नमेंट के कंसर्न थे। और कहा था कि गवर्नमेंट ने कि जो भी किसी भी कंट्री के लिए टेलीकम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आता है टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, और उसमें और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और चाइना से आने वाले जो 4G गियर हैं, जो 4G इक्विपमेंट्स हैं, उनमें कई सारे ऐसे इश्यूज पाए गए हैं कि कहीं ना कहीं चाइना स्पाइंग कर रहा है। इंडिया के जो टेलीकॉम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको टारगेट कर सकता है, जब चाहे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। और आप सभी को पता है हुआवे का केस इसीलिए है, कई सारे कंट्री से हुआवे को बैन भी कर दिया गया था 5G रोल आउट से, और इंडिया में भी 5G रोल आउट के लिए हुआवे को अलाउ नहीं किया गया है। तो उसी के बाद से एक रिस्ट्रिक्शन ये भी था कि जितने भी जो पोर्ट पे जितने भी अगर आ भी रहे हैं, तो BSNL को डायरेक्ट कर दिया गया था कि कोई भी चाइनीज़ फर्म से किसी भी तरह के 4G इक्विपमेंट्स या गियर को इंपोर्ट नहीं करने हैं। जो भी इंपोर्ट करना है वो डोमेस्टिक फर्म से लेना है, जो भी खरीदारी करनी 4G इक्विपमेंट्स या गियर्स को लेकर के वो डोमेस्टिक फर्म से करनी है। उसके बाद जो कंपनी जिनकी ऑलरेडी डील हो चुकी थी डिफरेंट कंपनीज की, टेलीकॉम कंपनीज की, चाइनीज़ गियर इक्विपमेंट मेकर्स से, उसको लेकर के हम गवर्नमेंट ने 100% इंस्पेक्शन का क्लॉज लगा दिया था कि जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं चाइना से या चाइनीज़ कंपनी से, उसका 100% फिज़िकल इंस्पेक्शन होगा। और 100% फिज़िकल इंस्पेक्शन के बाद ही उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट को, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंट्री दी जाएगी इंडिया के लैंड में। तो ये एक क्लॉज लगा देगा। और उसके बाद से चाइना ने रिटेलिएट भी किया था, कई सारे शिप्स को, कई सारे कंसाइनमेंट्स को रोक करके इंडिया के। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो गवर्नमेंट ने रिवोक नहीं किए थे। तो टेलीकॉम गियर मेकर्स आर नॉट गेटिंग फ्रेश ऑर्डर फ्रॉम द टेलकोस बिकॉज गवर्नमेंट इज़ येट टू क्लियर देयर एप्लीकेशन फॉर द equipment which have to be certified trusted source and the trusted product as a part of new rules of security for the telecom product। तो उसी पर्टिकुलर क्लॉज को एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ने अभी क्लासिफिकेशन भी कर दिया कि अगर कोई पर्टिकुलर गियर या 4G इक्विपमेंट आ रहा है तो वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, वो ट्रस्टेड प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसके बाद ही उसको क्लियरेंस दिया जाएगा। विदाउट सच सर्टिफिकेशन ऑपरेटर्स कैन नॉट गिव फर्म्स ऑर्डर टू वेंडर एंड telecom gear makers can neither import
nor manufacture the equipment, which in any case will require many weeks lead time, and this move they say could jeopardize their plan in the country. तो और टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है दैट इज़ एक्चुअली डिलेइंग द टेलीकॉम गियर्स मेकर, और टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनको 4G या 5G रोल आउट के लिए डीले कर रहा है, जिसमें भी गियर्स अवेलेबल नहीं है, 4G इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी प्लान है आगे उस में सब में डीले होगा. द गवर्नमेंट इज येट टू क्लियर द एप्लीकेशंस फॉर द इक्विपमेंट विच हैव टू बी सर्टिफाइड ट्रस्टेड सोर्स एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट. तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन डीले हो रहा है, जिसकी वजह से 5G रोल आउट, 4G रोल आउट सब डीले होगा. तो जो डोमेस्टिक गियर मेकर्स हैं वो भी कुछ जो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने होते हैं वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, इवन मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रस्टेड सोर्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट, और उस सर्टिफिकेशन में डीले हो रही है. दैट इज़ वाई द गियर मेकर्स हैव अप्रोच टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड हैव आस्क्ड द टेलीकॉस ऑन हुज बिहाफ दे आर टेकिंग द सिक्योरिटी क्लियरेंस in pushing the government, and these types of delays are actually further delaying the 5G rollout in India as per the telecom gear makers. So all these are the news for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.